बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी का फिर एक बार से खैर मकदम कर रहा हूँ अपने इस सेशन में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द बाबर्स conquest ऑफ इंडिया and the reasons which compel Babur for the conquest of India. So in order to understand the Babur's conquest of India, it is very necessary, हमारे लिए बहुत ही important है to understand Babur. Who was Babur? बाबर कौन था? So in order to answer this question, we will try to understand his lineage, or we can say his ancestors. From mother's side, from mother's lineage, we can say he belongs to Genghis Khan, a Mongol king, जो किसी तारीफ के हम कहेंगे मोहताज नहीं है। मंगोल्स का जब जिक्र आता है तो हमको पहले ही समझ में आता है कि ये कौन थे। आफ्टर दैट फादर्स की साइड से अगर देखें तो वहाँ से भी ये किसी मामूली हम कहेंगे ना बैकग्राउंड से नहीं था, बिकॉज फ्रॉम फादर साइड बाबर बिलोंग्स टू तैमूर्स। तैमूर्स की भी जब बात आती है तो हम कैसे भूल सकते हैं कि ये तैमूर्स सेंट्रल एशिया में उनका कैसा दबदबा था, चाहे ईरान हो, तुरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, यहाँ तक कि 1398 में इंडिया पर भी इन्होंने अपना जो दावा है ना वो बोला था। सो इसके साथ साथ बाबर के बैकग्राउंड के साथ साथ हमको दो और फैक्टर्स जो है ना वो चेक करने हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि कौन से रीजंस, किन रीजंस ने, किस वजूहात की वजह से बाबर ने जो इंडिया का जो कनकेस्ट या हम कहेंगे जो बैटल ऑफ पानीपत थी वो लड़ी थी। सो बहुत सारे रीजंस हैं, बट ब्रॉडली वी कैन डिस्कस all those, or we can say we can sum up all the reasons in two. First, external reasons, and the second, internal reasons. ये जो एक्सटर्नल रीजंस हैं, एक्सटर्नल रीजंस हमको मिलेंगे बाबर के होमलैंड से, यानी बाबर जहाँ पर रहता था ना वही बनाएंगे, वही से हम देखेंगे कौन से, यानी इंडिया से बाहर हालात क्या बन गए जिसकी वजह से बाबर जो फरगाना में एक किंग 12 साल की उम्र में, यानी 1494 में वो किंग बनता है, और 5026 में वो कहाँ पर चला आता है, बैटल ऑफ पानीपत लड़ने राणा इसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ। सो होमलैंड में उसकी वेस्ट में क्या हो रहा था जिसकी वजह से बाबर हिंदुस्तान बैटल ऑफ पानीपत लड़ने के लिए आया। तो पहले इसी को, यानी एक्सटर्नल रीजंस, अब आपको पता चला गया होगा कि एक्सटर्नल रीजंस हम किन रीजंस, यानी वेस्ट में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी अराउंड 15th सेंचुरी, उन्हीं रीजंस को हम यहाँ पर देखेंगे जिनकी वजह से बाबर को वहाँ से हिजरत करके इंडिया कन्क्वेस्ट करने के लिए आना पड़ा। तो एक्चुअली जो ये हम कहेंगे बाबर एक तैमुरद बैकग्राउंड से था, तो उनके यहाँ एक रिवाज होता है जिसको इंग्लिश में एक टर्म दी गई है, कॉपर्सनरी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन, ये जो एम्पायर होता है ना इन तैमूर्स का, इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सन्स। ये अपने जो किंग होता है अपने बेटों के बीच में अपनी किंगडम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। वही हुआ बाबर के वालिद के साथ भी, यानी उसके वालिद को जो हिस्सा मिला ना अपने किंगडम में से, वो अब लड़ने लगे एक दूसरे के साथ, अपने दूसरे भाइयों के साथ वो लड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जो एम्पायर था, रोटी थी वो बट गई। अब एक भाई चाहता है मैं सारी रोटी खाऊं, तो ऐसा मत चलेगा। तो इनके दरमियान इस रोटी यानी किंगडम को लेकर एक लड़ाई छिड़ गई, और इसी दौरान उसके वालिद जो हैं वफात पा जाते हैं। एंड 1494 में फारगना के जो किंग होते हैं यानी बाबर के वालिद गुजर जाते हैं, और बाबर को क्या बनाया जाता है, प्रिंस, वहाँ का किंग। अब लड़ाई के दौरान इसी दौर में ये पैदा हुआ, इसी दौर में इसको किंगडम मिला। अब ये जो लड़ाई थी इसको अपने किंगडम के साथ साथ ये लड़ाई झगड़ा भी इसको वरासत में मिला। तो जब इसने बागडोर संभाली तो वहां पर कंफ्यूजन चल रहा था ना, तो इसी कंफ्यूजन का उसने भी फायदा उठाना चाहा और समरकंद पर इसने चढ़ाई की। किसने? बाबर ने।
पहली बार जीता, हार गया। दूसरी बार जब वो फिर से समरकंद जीतता है ना, अपनी अंकल से छीनता है बाबर समरकंद। लेकिन इस बार वहां की जो एक्सटर्नल पावर्स, वेस्ट में जो एक्सटर्नल पावर्स थे, यानी उज़्बेक्स और सफविद्स, वो भी इस लड़ाई का, यानी तैमूरद किंगडम जो वहां पर बिखरा हुआ था ना, उसको जीतने के चक्कर में इस लड़ाई में कूद गए। और एक उज़्बेक कमांडर जिसका नाम शीबानी खान होता है, वो समरकंद से खदेड़ देता है। सेकंड बैटल ऑफ समरकंद जो होती है उसमें खदेड़ देता है बाबर को। और न सिर्फ समरकंद को वो वहां हथिया लेता है, बल्कि जो उसके इर्द गिर्द जितनी भी तैमूरिद प्रिंसिपलिटीज होती है ना, जो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी, उसने सब के सब प्रिंसेस को हरा लिया और अपने आप को वहां पर उज़्बेक्स की जो विक्ट्री है ना, उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद बाबर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और बाबर चला आता है काबुल। काबुल ये आता है 1504 में। एंड इन वन ऑफ हिज स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू बाबर ही सैड, वो कहता है कि दैट आई हैव नेवर सीज्ड टू थिंक ऑफ द कनक्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान फ्रॉम द टाइम आई कनक्यूड काबुल टू दिस विक्ट्री एट पानीपत। यानी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि काबुल 1504 में जो उसने जीत लिया था, इसके बाद इसको बैटल ऑफ पानीपत में ये जो इब्राहिम लोदी हैं उसके साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे। लेकिन किस्मत का लिखा हुआ होता है, अब किसको पता था ये यहाँ पर चला आएगा। अब अगर देखा जाए तो वेस्ट में जो पावर्स हैं, चाहे सफविद्स हो चाहे उज़्बेक्स हो, अब इन्होंने तो खदेड़ दिया बाबर को, कहाँ तक, काबुल तक। अब ये वहां पर वापस नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल रीजन में कि वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुई, चाहे सफविद्स की वजह से या चाहे उज़्बेक्स की वजह से, जब बाबर खदेड़ा गया काबुल तक, तो उसको वापस जाने के लिए पैसा चाहिए था। अब उसको पैसा कहाँ से मिलता? काबुल इतना फर्टाइल एरिया था नहीं कि वो जनरेट इतनी इकोनॉमी करे जिससे बाबर एक बढ़िया सी आर्मी हम कहेंगे खड़ी कर पाता और वही आर्मी वो यूज़ करता फिर वापस अपना जो एरिया था समरकंद वाला एरिया उसको छीनने में। बट उसको एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम, अब हम इंटरनल रीजंस पर जाएंगे, एट द सेम टाइम इन इंडिया में भी कुछ हम कहेंगे डेवलपमेंट्स हो रही थी। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज द सेंट्रलाइजेशन। जो सेंट्रलाइजेशन इंडिया की थी ना, इब्राहिम लोदी ने कुछ इकदाम उठाए जिसकी वजह से वो अपने इस इंडिया के एम्पायर को सेंट्रलाइज्ड यानी मोर पावरफुल बनाना चाहता था। बट उसके जो कुछ गवर्नर्स थे, जिनमें हम दौलत खान लोदी जो उसके रिलेटिव भी थे, वो उससे नाखुश थे। यानी उनको ये इसकी सेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी जो इब्राहिम लोदी की जो सेंट्रलाइजेशन वाली पॉलिसी थी, दौलत खान लोदी को पसंद नहीं आई। और उन्होंने इनविटेशन भेज डाला किसको, यानी उन्होंने दावत दे दी बाबर को कि चलिए आइए और हमारे जो किंग है उसको हराइए। अब बाबर मौके की तलाश में था, उसको पैसा चाहिए था। एंड ही थॉट, उसने सोचा कि इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। किसके लिए? बाबर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जनरेट इकोनॉमी जो उसको करनी थी ना, उसके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग हिज टाइम बाबर ने सोचा कि हम अटैक करेंगे इंडिया पर। बट एट द सेम टाइम ही रिसीव अनदर इनविटेशन उसको मिल रहा है। जो दूसरा इनविटेशन है राणा सांगा की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि वो भी खुश नहीं है दौलत, ये जो इब्राहिम लोदी है ना उनकी पॉलिसी से, उसको भी कुछ एरिया अपने लिए चाहिए था। तो उसने भी इसको इनविटेशन भेज डाली। अब जब इनविटेशन मिलने लगे तो बाबर अब रुकता मत। सो अल्टीमेटली बाबर ने चढ़ाई कर डाली इंडिया पर। एंड
1526 کو ایک ڈسیو بیٹل لڑی جاتی ہیں بٹوین ابراہیم لودھی اینڈ بابر، اور جس کا رزلٹ ہم سب کو پتہ ہے، یعنی ابراہیم لودھی جو لودھی ڈائناسٹی کے لاسٹ کنگ تھے، اس کی جو ہار ہے اس کی صورت میں ہم کو اس کا رزلٹ دیکھنے کو ملا. بٹ بابر اب وہیں پر نہیں رکے، اس کے بعد اس نے بیٹل آف کھانوا جس کو کہا جاتا ہے وہ لڑی. پانی پت کے بعد کھانوا، چندیری، اس کے بعد رانا سانگا کو بھی ہرایا. دولت خان لودھی وغیرہ جتنے بھی اس کے راستے میں کنگز آئے نا، ان سب کو اس نے ہرا دیا اور الٹیمیٹلی اسٹیبلش کیا اس نے ایک نیا امپائر انڈیا میں، جس کو کہنے لگے دا مغل امپائر. اب مغل امپائر تو انڈیا میں اسٹیبلش ہو گیا، تو یہاں پر ہم اگلے سیشنز میں انشاءاللہ پڑھیں گے بابر کے بعد جو آئے، چاہے ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، یا ہم کہیں گے لیٹر مغلز جتنی بھی آئی، ان پر ہم نظر ڈالیں گے کہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن یہاں کی کیسے سنبھالی، جو اکبر تھے ان کے کانکیسٹس وغیرہ سب کچھ پڑھیں گے. سو آئی ہوپ اس سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ملا ہوگا کہ ہاؤ Mughals established their empire, or we can say the Babar's conquest of India آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. Thank you so much.